सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम भिवानी बोर्ड ने जो 12वीं कक्षा का ज्योग्राफी का पेपर डाला हुआ है उसका कोड ए उसको आज हम सोल्व करवाएंगे। भिवानी बोर्ड ने अपनी साइट के ऊपर सभी विषयों के 10वीं और 12वीं के मॉडल टेस्ट पेपर डाले हुए हैं, कोड ए और बी। आज हम ज्योग्राफी का जो कोड ए है वो सोल्व करवाएंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखोगे और अपनी कॉपी में नोट करोगे तो आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। हमारा ज्योग्राफी का 60 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कुल 24 प्रश्न आएंगे। 24 प्रश्नों में 10 प्रश्न 1 से 10 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे। 11 से 14 प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 14 तक 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 15 से 18 तक 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 19 से 23 तक 5 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के आएंगे। और एक 24 का जो क्वेश्चन है वो मानचित्र कार्य का होगा। वो बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है मानचित्र कार्य। 24 का क्वेश्चन है, उसमें विश्व के मानचित्र पर हमने 5 चीज़ें दिखानी होंगी, जो मैं आपको अच्छी प्रकार से इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने उस क्वेश्चन को पूरा करना है। इस प्रकार हमारे कुल 24 क्वेश्चन होंगे। एक चीज़ को आपने ध्यान रखना है, जो मानचित्र कार्य है, जो मानचित्र आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा उसके ऊपर आपने रोल नंबर नहीं लिखना है। उस मानचित्र के ऊपर आपने जो आपकी बुकलेट सीरियल नंबर है वो उसको ऊपर डाल देना है और अच्छी प्रकार से उस मानचित्र को भरना है। चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। देखिए, हमारा कोड ए है, इसके क्वेश्चन हम सोल्व करवाते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित को छोड़ करके लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। यानी कि हमने भारत का उस राज्य का नाम बताना है जिसका लिंग अनुपात सबसे कम है, लेकिन किसको छोड़ करके? केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके बताना है। तो इसका सही उत्तर आएगा हरियाणा। यानी कि हरियाणा जो है वो ऐसा राज्य है जिसका पूरे भारत में लिंग अनुपात सबसे कम पाया जाता है। और कितना है, पेपर में पूछ सकता है कि हरियाणा का कितना लिंग अनुपात पाया जाता है, तो आपने बता देना है हरियाणा का जो लिंग अनुपात है 879, यानी कि 879 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। ये लिंग अनुपात है हरियाणा का। यदि पूछ लेता है कि भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है, तो इससे उल्टा प्रश्न आ जाएगा। सबसे अधिक पूछ लेता है तो आपने उसका उत्तर देना है केरल। उसका उत्तर आएगा केरल। यानी कि केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है बच्चों। और कितना है बच्चों केरल राज्य का लिंग अनुपात? 1084। केरल का जो लिंग अनुपात है वो 1084 है। यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 स्त्रियां पाई जाती हैं, वहाँ पर हैं। यानी कि 84 स्त्रियां ज़्यादा हैं। तो सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है? केरल का है। और सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा नगर बताना है आपने जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। कब के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उसका सही उत्तर आएगा मुंबई। यानी कि मुंबई जो है, मुंबई एक ऐसा नगर है जिसकी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। मैं आपको हमारे जो 4 महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, इनके बारे में मैं सीक्वेंस से आपको बता देता हूँ जनसंख्या के अनुसार। सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है। भाई, प्रश्न आ जाता है मुंबई के बाद दूसरा स्थान किस नगर का है जिसकी जनसंख्या अधिक है? तो उसका उत्तर आएगा दिल्ली। मुंबई के बाद जनसंख्या 2011 के अनुसार दूसरे नंबर पर दिल्ली की है। और तीसरे नंबर पर यदि पूछ लेता है तो कोलकाता आएगा। कोलकाता
और उससे बाद का जो महानगर है जिसकी जनसंख्या चौथे नंबर पर आती है, उसका उत्तर आएगा चेन्नई। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि छोटा नागपुर पठार निम्न में से किस कारण प्रसिद्ध है। यानी कि भारत में जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो किस लिए प्रसिद्ध है। ये भारत का ये है छोटा नागपुर का पठार, जिसमें कई राज्य स्थित हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड आता है, पश्चिमी बंगाल का कुछ भाग आता है। ये जो क्षेत्र है इसको छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। ये किस लिए प्रसिद्ध है तो हमने बताना है। ऑप्शन देखते हैं। कृषि के लिए, खनिज के लिए, सागरीय संसाधन के लिए, आखेट और संग्रहण के लिए। तो इसका सही उत्तर आएगा खनिज के लिए। यानी कि ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ पर बहुत मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, यहाँ लोहा एस्सेक पाया जाता है। अतः इसका सही उत्तर आएगा खनिज के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के दोनों किनारों पर कौन से नगर स्थित हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है, पहले तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी जो लंबाई है 9,322 किलोमीटर है। इसकी लंबाई पूछ लेता है तो 9,322 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब कई बुक इसको लिखते हैं 9,332 किलोमीटर। तो ऑप्शन में यदि 9,332 और 9,322 आता है तो आपने 9,332 को लगा देना है, क्योंकि 10 किलोमीटर इसको आगे तक बढ़ा दिया गया है। मानचित्र के ऊपर इस रेल मार्ग को मैं आपको दिखाता हूँ, देखते हैं। देखिए ये है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। यानी कि इसके दोनों छोरों के जो किनारे हैं, एक छोर पर सेंट पीटर्सबर्ग है जिसको लेनिनग्राड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है लेनिनग्राड, और व्लादिवोस्टोक, ये व्लादिवोस्टोक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग तक ये रेल मार्ग जाता है। और किस देश से गुजरता है, रूस से होकर के गुजरता है। यानी कि रूस को पूरे रूस को चीरता हुआ ये एशियन रूस को और यूरोपियन रूस को जोड़ देता है। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो इसकी लंबाई मैंने आपको बताई दी 9,322 इसकी किलोमीटर लंबाई है। ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ पर बाल्टिक सागर है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो किस किस सागर को जोड़ता है। तो ये बाल्टिक सागर है, यहाँ पर बाल्टिक सागर है। सेंट पीटर्सबर्ग जो बंदरगाह है वहाँ पर बाल्टिक सागर है, जबकि व्लादिवोस्टोक जो है वो प्रशांत महासागर के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे पहले 10 लाख जनसंख्या किस नगर की हुई थी। यानी कि विश्व का वह कौन सा ऐसा नगर था जिसकी सबसे पहले 10 लाख जनसंख्या हो गई थी। तो इसका सही उत्तर आएगा लंदन। यानी कि जो लंदन है उसकी सबसे पहले 10 लाख जनसंख्या हो गई थी। दुनिया में सबसे पहले 10 लाख जनसंख्या होने वाला जो नगर है वो है लंदन। ऐसे नगरों को जिसकी जनसंख्या 10 लाख होती है, ऐसे नगरों को मिलियन सिटी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है बच्चों कि कब ऐसे भी आ सकता है कि सबसे पहले मिलियन सिटी कौन सा शहर बना, तो आपने उसका उत्तर देना है लंदन। यानी कि लंदन जो है वो सबसे पहले मिलियन सिटी बना था। यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या सबसे पहले लंदन की बनी थी। और कब बनी थी वो मैं आपको बता देता हूँ, 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में सबसे पहले लंदन की जनसंख्या 10 लाख हुई थी। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न और आ सकता है जो इससे मिलता जुलता है, उसको आपने ध्यान रखना है। प्रश्न क्या आ सकता है? प्रश्न आ सकता है कि विश्व में सबसे पहले मेगा सिटी, यानी कि पहला मेगा सिटी शहर कौन बना था। मेगा सिटी यानी कि मेगा सिटी शहर वो शहर होता है बच्चों जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है। यानी कि 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला जो शहर होता है उसको मेगा सिटी कहते हैं। और जो मेगा सिटी का जो श्रेय प्राप्त हुआ था सबसे पहले, उसका उत्तर आएगा न्यूयॉर्क। यानी कि यूएसए में न्यूयॉर्क जो है उसको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क जो शहर है उसको सबसे पहले मेगा सिटी का दर्जा मिला था। ये आपने ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क जो है
उसको सबसे पहले मेगा सिटी का दर्जा मिला था। और मेगा सिटी कौन होता है, कौन सा शहर होता है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है, उसको मेगा सिटी कहते हैं। और जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसको मिलियन सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी कि भारत में जो रेलवे के जो जोन हैं, 17 जोन है रेलवे के, 16 जोन मुख्य जोन है। एक जोन 17 का जो जोन बनाया गया है वो कोंकण रेलवे के लिए बनाया गया है। कोंकण रेल के लिए 17वां जोन कोंकण रेलवे के लिए है। तो इस प्रकार भारत में कुल जोन भी पूछ लेता है तो उसका सही उत्तर आएगा, भारत में कुल 17 जोन हैं। तो उत्तर पूर्वी जो जोन है उसका मुख्यालय हमने बताना है। तो उत्तर पूर्वी जोन है उसका मुख्यालय गोरखपुर है। इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, गोरखपुर। गोरखपुर यानी कि गोरखपुर जो जंक्शन है या नगर है वो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इससे संबंधित एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ कि जो गोरखपुर है जो ये उत्तर प्रदेश में है और भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है, तो उसका उत्तर भी यही आएगा, गोरखपुर। तो आपने साथ साथ हमारे ज्योग्राफी के जीके के प्रश्न भी आपने याद कर लेने हैं कि जो गोरखपुर है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। ये पूछता है निम्नलिखित महाद्वीपों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है। यानी कि जो हमारे महाद्वीप हैं इन महाद्वीपों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो सबसे अधिक किस महाद्वीप की है वो हमने यहाँ पर बताना है। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि जो विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर है, जो पूरे संसार की वृद्धि दर है वो 1.4% है। यानी कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि आपसे पूछ लेता है तो उसका उत्तर आपने बता देना है कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 1.4% है, प्रति वर्ष ये वृद्धि दर है। और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन महाद्वीपों में हमने बताना है सबसे अधिक वृद्धि दर किसकी है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा दक्षिण अमेरिका और चौथा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो इसमें सही उत्तर आएगा अफ्रीका। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी वृद्धि दर सबसे अधिक है। अफ्रीका महाद्वीप की जो वृद्धि दर है वो दुनिया में सबसे अधिक वृद्धि दर है। और वो कितनी है, अफ्रीका महाद्वीप की जो वृद्धि दर है वो 2.6% है। ये गरीब महाद्वीप है, यहाँ काफ़ी जन्म दर ऊंची पाई जाती है। जो गरीब महाद्वीप हैं या गरीब देश होते हैं या गरीब गांव होता है वहाँ पर सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि या जन्म जो बच्चे ज़्यादा पैदा कर देते हैं वो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर आएगा किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है, रूर औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है। बहुत ही अच्छा मज़ेदार प्रश्न है। जो रूर प्रदेश है ये जर्मनी में है। कहाँ है, जर्मनी में। ये प्रश्न ध्यान रखना है, जर्मनी में रूर प्रदेश औद्योगिक प्रदेश है। किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर खनिज भी खूब पाए जाते हैं और लोहा और कोयला काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा स्थापित की गई हैं। जो रूर प्रदेश है ये जर्मनी में एक राइन नदी है, राइन, ये भी याद रख लेना आपने बच्चों। राइन नदी जर्मनी में है। उस राइन नदी के आसपास, उस राइन नदी के किनारों के आसपास, उस राइन नदी की द्रोणी में काफ़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और उन खनिजों के कारण ही यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश विकसित हो गया है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, रूर औद्योगिक प्रदेश किस देश में है, जर्मनी में है। किस नदी के किनारे, राइन नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मलिन बस्तियों की कोई एक समस्या बताएं। भारत में जो मलिन बस्तियां हैं उसकी अनेकों समस्या होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक समस्या बतानी है। तो एक समस्या आप बता देना कि गंदे जल की निकासी की
व्यवस्था नहीं होना, यानी कि जो गंदा जल होता है, जो खराब पानी होता है, उसको निकालने के लिए कोई भी नालियों वगैरह आदि की व्यवस्था नहीं होती, तो ये एक समस्या है। और समस्या बता देता हूँ, पीने योग्य पानी की समस्या है, रहने के लिए मकानों की समस्या है, क्योंकि जो मलिन बस्तियां होती हैं वो छोटी छोटी झोपड़ियों में होती हैं, वहाँ पर रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में मकान नहीं होते। एक ही झोपड़ी के अंदर 10-10, 12-12 व्यक्ति रहते हैं, तो ये समस्या है, रहने की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, गंदे जल की निकासी की समस्या है, खुले हवादार मकानों की समस्या है, और अनेक पर्यावरणीय समस्याएं वहाँ पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है। देखिए, जो माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, उसमें दो प्रकार के कारक काम करते हैं। एक अपकर्ष कारक होता है जिसको अपन बोलते हैं पुल, PULL। पुल माने होता है अपनी ओर खींचना, अपकर्ष यानी कि अपनी ओर खींचना। दूसरा होता है प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष, जिसको बोलते हैं पुश, इसको कहते हैं पुश, अंग्रेजी में धकेलना। यानी कि ऐसे कारक जो अपनी ओर खींचते हैं किसी भी बस्ती को बसाने के लिए, तो वो देखने हैं हमने अपकर्ष कारक। जो अपकर्ष कारक होते हैं ये एक प्रकार से पॉजिटिव कारक होते हैं, और प्रतिकर्ष कारक एक प्रकार से नेगेटिव कारक होते हैं। तो इसमें देखते हैं, जल की कमी, ये नहीं हो सकता। जल की कमी होगी तो लोग वहाँ क्यों आएंगे, बेरोजगारी होगी तो भी नहीं सही रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं, और चौथा ऑप्शन है महामारी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा स्वास्थ्य एवं शिक्षक सुविधाएं, यानी कि एक ऐसी बस्ती जिसमें स्वास्थ्य की सेवाएं सुविधाएं होंगी और शिक्षक आदि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, वो एक अपकर्ष कारक बन जाता है, और उस अपकर्ष कारक के प्रभाव से वहाँ पर लोग रहना पसंद कर देते हैं, वहाँ बस्ती बस जाती है। इसका सही उत्तर आएगा बच्चों स्वास्थ्य एवं शिक्षक सुविधाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा मज़ेदार प्रश्न आ गया आपका। आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं। देखिए, जनसंख्या में दो प्रकार के, एक स्त्री और पुरुष। जो स्त्री और पुरुषों को दिखाने के लिए हम एक ग्राफ का प्रयोग करते हैं। एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें स्त्रियों को और पुरुषों को दिखाया जाता है। दाईं तरफ स्त्रियों को दिखाया जाता है उस ग्राफ में, और बाईं तरफ पुरुषों को दिखाया जाता है। ये भी एक बार भिवानी बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था कि आयु लिंग पिरामिड जो है, उस पिरामिड में दाईं तरफ दिखाया जाता है पुरुषों को, स्त्रियों को, दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो उसका सही उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा उसका, स्त्रियों को। यानी कि जो पिरामिड होता है, आयु लिंग पिरामिड होता है, उसके जो राइट हैंड को हम स्त्रियों को दिखाते हैं, जबकि उसके बाईं तरफ हम पुरुषों को दिखाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा है आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र बनाया जाता है। उस रेखा चित्र को ही आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। इसमें अलग अलग आयु की स्त्रियां और पुरुष दिखाए जाते हैं। एक तरफ स्त्रियां, दाईं तरफ स्त्रियां, बाईं तरफ पुरुष, जिसमें 0 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, इस प्रकार 5-5 वर्ष का इसमें अंतराल रखा जाता है। तो एक वो उस ग्राफ को या रेखा चित्र को हम आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। तो इसका सीधा स्पष्ट छोटा सा आपने उत्तर बता देना है कि आयु लिंग संरचना को दिखाने के लिए बनाए गए विशेष रेखा चित्र को आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सवेज नहर के दोनों किनारों पर कौन से नगर स्थित हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो सवेज नहर है ये मिस्र की स्नायु नाड़ी है। इसके बारे में आपको 1-2-3 बात और बता देता हूँ। सवेज नहर बनने से भारत और यानी कि भारत मुंबई और लंदन के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि प्रश्न आ जाता है कि भारत और लंदन के बीच में किस नहर के बन जाने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, तो उसका उत्तर आ जाएगा सवेज नहर। सवेज जो नहर है वो 1869 में
बनी थी, ये आपने ध्यान रखना है। 1869 में सवेज नहर का निर्माण हुआ था। सवेज नहर के दोनों किनारों पर कौन कौन से नगर स्थित हैं, यानी कि जो सवेज नहर है उसके दोनों किनारों पर पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, और ये सवेज नहर एक भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर ये आपका भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। इन भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है सवेज नहर। तो हमने यहाँ पर दोनों किनारों पर जो नगर बताने हैं उन नगरों का नाम देखिए इसमें जो लाल सागर है उसके ऊपर जो नगर है वो पोर्ट सवेज है। पोर्ट सवेज यानी कि लाल सागर के ऊपर जो नगर है वो पोर्ट सवेज आएगा। आपने देना है, इसके दो नगरों के नाम बताने हैं। तो पोर्ट सवेज तो लाल सागर के ऊपर है ये नगर। पोर्ट सईद, जो पोर्ट सईद है ये आपका भूमध्य सागर के ऊपर है। तो इसके पोर्ट सईद और पोर्ट सवेज इसके दो नगर हैं, दोनों किनारों के ऊपर, वो आपने बता देने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम बताएं। यानी कि हमने मानव भूगोल की 4 शाखाएं बतानी हैं। कौन कौन सी मानव भूगोल की 4 शाखाएं हैं? तो मानव भूगोल जो है ये वह शास्त्र है या वह विज्ञान है जो हमें पर्यावरण और मानव की जो आपस में अंतःक्रिया होती हैं, जो इंटरएक्शन होता है, उन अंतःक्रियाओं का अध्ययन कराने वाली एक विज्ञान है। उस विज्ञान को मानव भूगोल कहते हैं। तो उसकी हमने कुछ शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हैं मानव भूगोल की। हमने कोई 4 शाखाओं के हमने नाम बता देने हैं। तो एक दे देना आप राजनीतिक भूगोल, एक बता देना ऐतिहासिक भूगोल, एक बता देना नगरीय भूगोल, एक बता देना आप सामाजिक भूगोल, एक आर्थिक भूगोल। तो कोई भी 4 आपने इसकी शाखाएं बता देनी हैं। इस प्रकार हम इसकी 4 शाखाएं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक मापने के संकेत कौन कौन से हैं? देखिए मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को मापने के लिए 3 सूचक होते हैं, 3 पैमाने होते हैं, 3 घटक होते हैं। एक घटक है उसका स्वास्थ्य, जिसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। स्वास्थ्य यानी कि जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिक्षा, यानी कि शिक्षा जो है वो भी मानव विकास सूचकांक को मापती है। एक स्वास्थ्य है, एक शिक्षा है, एक तीसरा है संसाधनों तक पहुँच। संसाधनों तक पहुँच का मतलब है व्यक्ति को जो जीने का जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है वो कैसा है। ये 3 चीज़ें उसके मानव विकास के सूचकांक को प्रदर्शित करती हैं, संकेतक होती हैं। पहला जो मैंने बताया आपका उसका जीवन प्रत्याशा यानी कि स्वास्थ्य, दूसरा उसका शिक्षा और तीसरा उसका जीने का स्तर जो है यानी कि संसाधनों तक पहुंच उसकी कैसी है, कहाँ तक वो संसाधनों को प्राप्त करता है, वो किन किन स्थानों पर अपना गुजारा करता है। ये चीज़ें उसके मानव विकास सूचकांक को दिखाती हैं। और मैं बता देता हूँ कि जो मानव विकास सूचकांक का जो पैमाना निर्धारित किया है वो 0 से 1 तक ही होता है। मानव विकास सूचकांक जिसने प्रस्तुत किया था वो महमूद उल हक को सराहा जाता है, जिसने सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया था। महमूद उल हक जो थे उनके साथ अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में, ने मानव विकास सूचकांक को आगे बढ़ाया और मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया। ये जो मानव विकास सूचकांक है इसको प्रस्तुत करने के लिए हर वर्ष 1990 से लेकर के अब तक UNDPC यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो रिपोर्ट तैयार करती है। ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कब से प्रस्तुत की जा रही है। तो 1990 से प्रस्तुत की जाती है, हर वर्ष प्रस्तुत की जाती है। कौन प्रस्तुत करता है? UNDPC यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं लिखिए। ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनकी आपने समस्या बतानी है। 3 नंबर का ये प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो ग्रामीण बस्तियों की अनेकों समस्या आप लिख सकती हो। एक तो परिवहन की समस्या है, गाँव में परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं होती, ये परिवहन की समस्या है। दूसरी समस्या है रोजगार की समस्या। ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं उसमें रोजगार की कमी पाई जाती है, इसलिए वो शहरों में जाते हैं। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो प्रवास करते हैं नगरों की ओर। किसके कारण करते हैं कि वहाँ पर रोजगार की कमी पाई जाती है। तीसरी जो ग्रामीण बस्तियों की समस्या है वो है कि शिक्षा, यानी कि ग्रामीण बस्तियां जहाँ पर होती हैं वहाँ पर शिक्षा का सामान्यतः नगरीय बस्तियों की अपेक्षा कम पाई जाती है, शिक्षा का अभाव मिलता है। या वहाँ पर अच्छी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों की व्यवस्था कम होती है। तो ये तीसरी समस्या है ग्रामीण बस्तियों की। तो ग्रामीण बस्तियों की समस्या इसके अतिरिक्त काफ़ी और भी हैं। चिकित्सा की समस्या है, शिक्षा की समस्या मैंने बताई आपको, और रोजगार की समस्या। ये कुछ ग्रामीण बस्तियों की कुछ समस्याएं आपने लिख देनी हैं पेपर में। यदि प्रश्न नहीं आता है तो आप ग्रामीण बस्तियों की कोई समस्या 3 पूछता है तो आप उसमें 3 समस्या कोई भी लिख सकते हो। चिकित्सा की समस्या है, वहाँ पर परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं होती, वहाँ पर रोजगार की समस्या है, ये कुछ समस्याएं हैं। अब अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के विभिन्न कारक एवं प्रभाव कारकों का वर्णन कीजिए। ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ये जो बड़े प्रश्न हैं आपने अपनी जो सहायक पुस्तिका है उससे सहायता लेकर के, और हम जो क्लास में पढ़ाते हैं, जो नोट्स बनवाते हैं, उनकी सहायता से आप इनको तैयार कर सकते हो। तो वायु प्रदूषण के कारण बताने हैं, किन किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है। उद्योगों से वायु प्रदूषण होता है, परिवहन के साधनों से वायु प्रदूषण होता है, खनन कर क्रिया द्वारा वायु प्रदूषण होता है। ये कुछ वायु प्रदूषण के कारक हैं। उसके प्रभाव बताना है, प्रभाव कारकों का वर्णन करना है, यानी कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। वायु प्रदूषण से हमारा जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। ऐसे ही कुछ हमने वायु प्रदूषण के कुछ बताने हैं, उसके प्रभाव बताने हैं। तो ये जो बड़े प्रश्न हैं आपने जो मैंने नोट्स बनवा रखे हैं उनसे आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हो, और अपनी जो सहायक पुस्तिका है उनकी मदद से बड़े प्रश्न हम कर लेंगे। तो आपने अच्छी प्रकार से इनके बड़े प्रश्नों को लिखना है। बोर्ड की जो उत्तर पुस्तिका है अच्छी प्रकार सुंदर राइटिंग में आप इसको लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। हमारा जो ज्योग्राफी का कुल जो पेपर है वो 60 नंबर का होगा, जिसमें 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जो हम अध्यापक जो हैं वो आपकी योग्यता के अनुसार आप जो जितना अच्छा कार्य कर रहे हो क्लासरूम में उस हिसाब से हम आपको देंगे। और 20 नंबर की हमारी जो प्रैक्टिकल है वो आपको 20 नंबर वहाँ से आपको मिलेंगे। इस प्रकार 100 नंबर आपको मिलेंगे ज्योग्राफी में यदि आप अच्छी मेहनत करोगे तो। अब मैं मानचित्र आपको करवा देता हूँ। मानचित्र में आप पूरे नंबर ले सकते हो। मानचित्र कार्य हमारा 5 नंबर का आएगा, और जो विश्व का मानचित्र है उसी के ऊपर हमने ये काम करना है। जो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको मानचित्र मिलेगा उसके ऊपर आपने दिखाना है। आप पेंसिल से दिखा सकते हो या पेन से दिखा सकते हो। तो मानचित्र कार्यों में देखते हैं, पहला प्रश्न है एशिया का गहन जनसंख्या वाला प्रदेश, यानी कि एशिया में जो अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, गहन जनसंख्या। तो इसमें आपने जो एशिया का जो मानचित्र, जो विश्व का मानचित्र है उसमें भारत और चीन का जो इलाका है उसको आपने डार्क कर देना है, हल्का हल्का, और वहाँ लिख देना है एशिया का गहन जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो इसमें कौन सा लिखना है आपने, भारत और चीन और बांग्लादेश का जो इलाका है वहां पर इसको आपने डार्क कर देना है। मानचित्र के ऊपर मैं आप कंप्यूटर पर चल करके आपको दिखाऊंगा कहां पर आपने दिखाना है। दूसरा, यूरोप में मानव विकास सूचकांक वाला अधिक सूचकांक वाला प्रदेश दिखाना है। तो उसमें आपने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का जो क्षेत्र लगता है वो आपने दिखा देना है। वो मैं मानचित्र पर दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए। तीसरा जो है वो दिल्ली है, ये आप दिखा सकते हो। जो विश्व का मानचित्र है उसमें भारत का भी मानचित्र उसी के अंदर मिलेगा आपको। उस भारत के अंदर आपको दिल्ली दिखा देना है, यहाँ पर दिल्ली है। फिर पनामा नहर, जो पनामा नहर है ये बिल्कुल ईजी है दिखाने में। ये देखिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में यहाँ पर है, यहाँ पर अंध महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है। इनको दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। ये भी हम मानचित्र के ऊपर आपको दिखाएंगे। अगला जो दिखाने का कार्य है केप टाउन।
केप टाउन जो है ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। बिल्कुल इजी है। जब अफ्रीका महाद्वीप में आप देखोगे बिल्कुल नीचे, तो वहाँ पर नीचे आपको केप टाउन दिखा देनी है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, मानचित्र पर चलते हैं। देखिए, पहला जो मानचित्र कार्य था उसमें पूछ रखा था एशिया का गहन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो आपको ये विश्व का मानचित्र आपको बोर्ड में मिलेगा, वहाँ परीक्षा हॉल में आपको मिलेगा। तो उसमें आपने ये यहाँ पर रंगीन मानचित्र है, लेकिन आपको वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट मानचित्र आपको मिलेगा। लेकिन ये जो देश हैं, ये बाउंड्री है, आपको ऐसे की ऐसी आपको मिलेंगी। तो पहला जो मानचित्र कार्य था उसने पूछ रखा था एशिया का गहन जनसंख्या वाला प्रदेश। तो जो भारत है और ये चीन है, तो आपने भारत और चीन बांग्लादेश आपने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क सा कर देना है, यहाँ ऐसे डार्क सा कर देना है और एक तीर का निशान लगा करके लिख देना है एशिया का गहन जनसंख्या वाला प्रदेश। तो ये जो प्रदेश है एशिया का, यहाँ गहन जनसंख्या निवास करती है, जिसमें आप भारत का, चीन का, बांग्लादेश का ये जो इलाका है ये आप दिखा देना है, अपने यहाँ डार्क कर करके यहाँ लिख देना है एशिया का गहन जनसंख्या वाला प्रदेश। दूसरा प्रश्न पूछा था यूरोप में मानव विकास सूचकांक वाला प्रदेश, यानी कि यूरोप में सबसे अधिक जो मानव विकास सूचकांक है वो नॉर्वे का है। बिल्कुल इजी है। ये जो विश्व का मानचित्र है यहाँ पर देखिए ये नॉर्वे है, ये जो देश है ये नॉर्वे है। ये यहाँ पर आपने लिख लेना है नॉर्वे के आगे नॉर्वे लिख करके लिख देना है यूरोप में मानव विकास सूचकांक वाला प्रदेश। सबसे अधिक मानव विकास यूरोप में या दुनिया में यदि पूछ लेता है या यूरोप में पूछता है तो दुनिया में भी सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक जो ऊंचे शिखर पर है वो नॉर्वे है। तो आपने नॉर्वे यहाँ पर है ये आपने दिखा देना है। मैं इसको अलग पेंसिल से अलग रंग से आपको दिखा देता हूँ। इसका जो कलर है वो मैं आपको अलग बता देता हूँ नॉर्वे का। ये नॉर्वे जो है ये नॉर्वे देखिए आप, ये नॉर्वे यहाँ पर है, ये मैंने लाल रंग से दिखा दिया नॉर्वे। ये आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। ये जो पहला प्रश्न तो जो सघन जनसंख्या वाला था वो यहाँ पर दिखा देना है। दूसरा था अधिक मानव विकास सूचकांक वाला प्रदेश, ये नॉर्वे आपने बता देना है। तीसरा प्रश्न पूछा है दिल्ली। तो दिल्ली आपने कुछ इस तरह से डार्क किया था, यहाँ पर दिल्ली भारत के बीच में है, ये दिल्ली है। ये दिल्ली आपने बिंदु लगा करके भारत में, ये भारत का मानचित्र है, उसमें दिल्ली आपने दिखा देनी है। फिर अगला चौथा प्रश्न पूछा था उसने पनामा नहर। पनामा नहर तो बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल आसान है। पनामा नहर आपको कोई भी छोटा बच्चा पनामा नहर को दिखा सकता है। देखिए पनामा नहर, ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों के बीच में यहाँ पनामा नहर है। तो आपने बिल्कुल इजी है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ जगह ऐसी छोटी सी, यहाँ आपने एक पेन से लिख देना है पनामा नहर। यहाँ जगह नहीं मिलती तो यहाँ से तीर लगा करके यहाँ लिख देना ऐसे पनामा नहर। वैसे पनामा नहर यहाँ है, ये पनामा नहर है, मैंने ये जो डार्क दिखाया है। चौथा प्रश्न पूछा है केप टाउन। केप टाउन बिल्कुल इजी है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। बिल्कुल लास्ट में ये जो बिंदु है ये केप टाउन है। बिल्कुल यहाँ आपने केप टाउन लिख देना है। ये आपने इस प्रकार मानचित्र का कार्य करना है। मैं इसको फिर आपको अच्छी प्रकार फिर बता देता हूँ। देखिए ये पहला प्रश्न इसने पूछा था कि सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र दिखाना आ जाता है, तो आपने ये चाइना है और ये इंडिया है। ये चाइना और इंडिया का जो क्षेत्र है ये आपने दिखा देना है। सघन एशिया का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र आपने इस तरह डार्क कर करके आपने लिख देना है। दूसरा प्रश्न पूछा था उसने यूरोप में मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक किसका है, तो वो आपने नॉर्वे। देखिए ये नॉर्वे है, बिल्कुल इजी है, कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि नॉर्वे कहाँ है, ये नॉर्वे है। आपने यहाँ पर एक बिंदी से लगा करके लिख देना है कि यूरोप में मानव विकास सूचकांक वाला प्रदेश, तो ये नॉर्वे है। यदि 2-3 देश पूछता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों ही देश अच्छे मानव विकास वाले हैं, तो आपने नॉर्वे के आगे आपने लिख करके ऐसे लिख देना है नॉर्वे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश। तीसरा इसने पूछा है आपसे कि दिल्ली दिखाइए। तो ये जो देखिए विश्व का मानचित्र है, इसमें ये भारत है, ये भारत है। इस भारत में आपने बीच ये देखिए, आप भारत में दिल्ली तो पता ही होगी आपको कि ये दिल्ली यहाँ पर है, ये दिल्ली है भारत में। यहाँ ऊपर से आपने यहाँ दिल्ली लिख करके इस निशान लगा करके दिल्ली लिख देना है।
चौथा इसने पूछा है पनामा नहर। पनामा नहर देखिए मैंने आपको दिखाया है कि ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये और ये दक्षिणी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों के बीच में यहाँ आपने लिख देना है पनामा नहर। ये पनामा नहर है जिसकी निर्माण 1914 में इसका निर्माण हुआ था। ये बहुत ही इजी आपको मानचित्र का कार्य है, आप इसमें 5 नंबर पूरे ले सकते हो। 5वां जो इसने पूछा है केप टाउन। केप टाउन मैंने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ये दक्षिण अफ्रीका है, देखिए ये दक्षिण अफ्रीका है, ये दिखता होगा आपको। यहाँ आपने एक छोटी सी टिकारी लगा करके, बिंदी लगा करके उसमें लिख देना है केप टाउन। केप टाउन किसकी राजधानी है बच्चों? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। तो इस प्रकार आपने मानचित्र कार्य कर लेना है। और मैं इस पेपर को अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे इसमें लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और दूसरे जो बच्चे हैं उनको इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।